प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के अंग वर्णमाला पर विचार करेंगे, जिसे वर्ण विचार के अंतर्गत जाना जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 20 पेज की है संपूर्ण PDF भी उपलब्ध होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अध्ययन की शुरुआत करते हैं। वर्ण विचार, वर्णों पर विचार। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात जिस ध्वनि का विभाजन नहीं हो सकता, बंटवारा नहीं हो सकता, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उनके लिए कुछ लिपि चिन्ह हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन्हीं वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार ध्वनियों का संबंध जहाँ भाषा के उच्चारण पक्ष से होता है, वहीं वर्णों का संबंध लेखन पक्ष से। हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिन्हें 11 स्वर और 33 व्यंजन में बांटा गया है, तथा 52 ध्वनियाँ या अक्षर हैं। वर्णों की बात करें तो 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, जबकि ध्वनि या अक्षर 52 हैं। स्वर, अब हम जानेंगे स्वर, जो कि 11 हैं। परिभाषा है स्वर की। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर 11 हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। यद्यपि री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है, किंतु आजकल हिंदी में इसका उच्चारण छोटी री के समान होता है। स्वरों की मात्राएं, इन 11 स्वरों की मात्राएं, जिनमें से 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वरों की मात्राएं, व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलाकर किया जाता है, इसीलिए वर्णमाला में उनको व्यक्त करने के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। हिंदी वर्णमाला में ए से औ तक कुल 11 स्वर हैं। इनमें ए को छोड़कर से सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। ये मात्राएं निम्नलिखित हैं। मात्रा देखते हैं स्वरों की। स्वर, मात्रा और उदाहरण। ए जो स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए क्रॉस किया गया है। जैसे क, धन, अ, के अंतर्गत ए स्वर समाहित है। आ की जो मात्रा है एक खड़ी पाई है, डंडा है। कै, धन, आ, का। छोटी ई की मात्रा इस तरह से है, कै, धन, ई, की। बड़ी ई, इसकी मात्रा यह है, कै, धन, ई, की। ऊ की मात्रा इस तरह से, कै, धन, ऊ, कु। ऊ, इसकी मात्रा इस तरह से, कै, धन, ऊ, कु। री की मात्रा इस तरह से, जैसे कै, धन, री, क्री। जैसे कृपा लिखते हैं, कृपा। ए की मात्रा इस तरह से, कै, धन, ए, के। ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर तो, कै, धन, ऐ, कई। ओ की मात्रा एक खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा, कै, धन, ओ, को। और औ की मात्रा इस तरह से, कै, धन, ओ, कौ।
अब हिंदी वर्णमाला में ए स्वर के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, क्योंकि हर व्यंजन के उच्चारण में ए शामिल रहता है। क, च, ट वर्णों का अर्थ है क धन ए बराबर क, च धन ए बराबर च तथा ट धन ए बराबर ट। लेकिन जब व्यंजन को बिना ए के लिखने की आवश्यकता होती है तब हिंदी में इसकी अलग व्यवस्था है। जैसे नीचे से गोलाई लिए वर्णों के नीचे हम हलंत लगा देते हैं, जैसे ट 18, द गधा, ड अड्डा। जबकि खड़ी पाई वाले वर्णों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, खड़ी पाई वाले वर्णों की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है स्वर रहित लिखने के लिए। जैसे च सच्चा, ब डिब्बा, ल दिल्ली। इस तरह से ल होता है, लेकिन खड़ी पाई को हम हटा देंगे तो इस तरह से ल बच जाएगा। क फ जैसे वर्णों में हुक हटा दिया जाता है, जैसे क मक्का, फ हफ्ता। जबकि र के रूप को परिवर्तित कर वर्ण के ऊपर लगा दिया जाता है, जैसे करम, कर्म। इस तरह से अतिरिक्त चिन्ह हैं कुछ। उपर्युक्त वर्ण चिन्हों के अलावा कुछ अन्य ध्वनियों के लिए भी हिंदी में अतिरिक्त वर्ण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण और ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। अनुस्वार एक बिंदी, जैसे अंडा, संध्या। अनुनासिक चांद बिंदु जिसे कहते हैं, अनुनासिक जैसे आँख और चांद। विसर्ग दो बिंदियाँ, जैसे प्रातः, अतः। हलंत इस तरह से, जैसे चिट्ठी, जगत। डेढ़ है, जैसे लड़का, बूढ़ा। इन वर्ण चिन्हों में से अनुस्वार अर्थात बिंदी तथा विसर्ग अर्थात दो बिंदी को तो परंपरागत वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग रूप में दिखाया जाता रहा है। हलंत को वर्णमाला में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, केवल व्यंजन में स्वर अभाव दिखाता है। उपर्युक्त वर्ण चिन्हों में अनुस्वार तो व्यंजन है तथा स्वर दोनों के साथ लगता है। अनुस्वार जो है व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ लगता है, जबकि विसर्ग तथा अनुनासिकता चूँकि स्वरों के गुण हैं, अतः इनके चिन्ह केवल स्वरों के साथ लगाए जाते हैं। अनुनासिकता अर्थात चांद बिंदु का चिन्ह आ तथा बिना मात्रा वाले स्वरों के ऊपर लगाया जाता है और अन्य मात्रा वाले स्वरों के ऊपर अनुनासिकता को बिंदु से ही दर्शाया जाता है। जैसे आँख हम लिखें तो आँख के ऊपर हम अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे अर्थात चांद बिंदु लगाएंगे। जबकि हम अंक लिखें तो यहाँ हम केवल अनुस्वार लगाएंगे। कुछ नियम हैं, जैसे आ तथा बिना मात्रा वाले स्वर कांच, आँख, ढांचा, माँ, चांद, उंगली, बहुवें आदि। मात्रा वाले स्वर जैसे सिंचाई, केंचुए, गोंद, में आदि। हिंदी में प्रातः, अतः आदि तत्सम शब्दों में विसर्ग लगता है। अब हैं स्वरों के भेद, जो 11 स्वर हैं उनके भेद। मुखाकृति, ओष्ठाकृति, उच्चारण, समय। तो मुख की आकृति, होठों की आकृति और उच्चारण समय तथा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद हैं। पहला भेद है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, बंटवारा। अग्रस्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, ए, ऐ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। तीसरा है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, उ। ई और उ ये संवृत स्वर हैं। अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है वे अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ओ। विवृत स्वर। विवृत का अर्थ है अधिक खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। आ जो है वो विवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जैसे आई और आ। अंग्रेजी का आ, जैसे ऑफिस, ऑफिस। अब है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुखाकृति के आधार पर हो गए, अब है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो वृत्ताकार स्वर, इनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ, आ। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न खुलकर किसी अन्य आकार में खुलें उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ। अब है तीसरा भेद उच्चारण समय, अर्थात मात्रा के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का अथवा एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप में होकर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। चौथा भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जा सकते हैं। अनुनासिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी बाहर निकलती है, अतः अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए अथवा स्थान अभाव के कारण चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु ही लिखते हैं, जैसे बाट और बाट। निर्नुनासिक स्वर, ये वे स्वर हैं जिनकी उच्चारण ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अनुनासिक स्वर तथा अनुस्वार स्वर में अंतर। अनुनासिक और अनुस्वार स्वर में अंतर। अनुनासिक तथा अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। इनके प्रयोग से कहीं कहीं अर्थभेद हो ही जाता है, जैसे हंस, हंसना। हंस एक पक्षी है। हंस का मतलब तो हंसना है और हंस का मतलब एक पक्षी है। अनुस्वार का अर्थ है सदा स्वर का अनुसरण करने वाला। ए अनुस्वार का ही ह्रस्व रूप अनुनासिक ए है,
तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है तथा उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे दंत से दांत। हिंदी में अनुस्वार एक नासिक के व्यंजन है जिसे बिंदी से लिखा जाता है। प्राय इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, अंगद, गंदा, पंकज, गंगा आदि। इस ध्वनि का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित रहता है, जैसे न के रूप में गंगा और मैं के रूप में संवाद। जब हम न का रूप लेंगे तो गंगा लिखेंगे गंगा, और यदि मैं का लेंगे तो हम लिखेंगे संवाद। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को केवल मुख से ही बाहर निकाला जाता है। जब वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाए तो सभी स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिकता का चिन्ह हिंदी में बिंदी है, किंतु लेखन में कुछ स्वरों पर चंद्र बिंदु तथा कुछ पर बिंदु लगाया जाता है, जिसके निम्न नियम स्वीकार किए गए हैं। पहला नियम है, जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी भाग यदि शिरोरेखा से बाहर नहीं निकलता है तो अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाना चाहिए, जैसे कुआ, गांव, चांद, सांस, पूंछ, सूंघना इत्यादि। और जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी भाग शिरोरेखा के ऊपर निकलता है तो वहाँ अनुनासिकता को भी बिंदु से ही लिखना चाहिए, जैसे गेंद, सौंफ, चौंच, कोंपल आदि। अब देखते हैं व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं, उनका विस्तार हमने देखा। अब देखते हैं व्यंजन। हिंदी भाषा में जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग, तालु, ओष्ठ, दांत, वत्स आदि से टकराकर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण है व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कै के उच्चारण के समय कंठ में वायु का अवरोध होता है तथा पै के उच्चारण में होठों के पास वायु का अवरोध होता है। अतः व्यंजन वे वर्ण या ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुंह में वायु के प्रवाह में अवरोध या रुकावट उत्पन्न होती है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन हैं जो निम्नलिखित हैं। 33 व्यंजन ये रहे। क, ख, ग, घ, ङ कवर्ग के अंतर्गत आते हैं। च, छ, ज, झ, य चवर्ग के अंतर्गत। ट, ठ, ड, ढ, अण टवर्ग के अंतर्गत। त, थ, द, ध, न तवर्ग के अंतर्गत। प, फ, ब, भ, म और पवर्ग के अंतर्गत। य, र, ल, व तथा श, श, श है। ये रहे 33 व्यंजन। अब हम जानेंगे 52 ध्वनि या अक्षर परिचय कि 52 ध्वनि या अक्षर कौन कौन से हैं। तो 11 तो स्वर, ऐ से औ तक 33 व्यंजन, कै से है तक ये 33 व्यंजन हैं। 4 संयुक्ताक्षर, 6 तृग्य और श्रय, 2 अयोगवाह ध्वनियाँ, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग और 2 उत्क्षिप्त ड और ढ। इस तरह से कुल योग 52 होता है। इन्हें 52 ध्वनियाँ या अक्षर भी कहते हैं। तो आपने जाना 11 स्वर, 33 व्यंजन 44 हुए, 4 संयुक्ताक्षर 48, 2 अयोगवाह 50 और 2 उत्क्षिप्त 52। इस तरह से 52 अक्षर कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजनों के भेद। तो प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। ये 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं।
इनका विस्तार है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। क, च, ट, त, प। अर्थात क से लेकर मैं तक के जो व्यंजन हैं ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ये हैं 25 स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों का भाग है अंतस्थ व्यंजन, ये 4 हैं, य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं, श, 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 है। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। चौथा भेद है लुंठित व्यंजन, जिसमें र है, और 5वां है पाशर्विक, जिसमें ल है। छठा है अन्य संघर्षी, जिसमें क, ख, ज और फ। 7वां है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसमें ड और ढ। ये दोनों उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हिंदी में ड और ढ ध्वनियों से विकसित हुई हैं। हिंदी में इनके अलावा नह, मह, लह, न, मैल, महाप्राण रूप भी नव विकसित ध्वनियाँ हैं। इन्हें न, मैल के साथ है मिलाकर लिखते हैं। 8वां है अनुनासिक व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है गे, ये, न, म, इनके स्थान पर अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए ये अनुनासिक व्यंजन है। 9वां भेद है संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो इस प्रकार हैं। छ, जो क और श का योग है। जब हम क और इसमें प्लस करेंगे श, तो निर्माण होगा छ का, जैसे कक्षा, रक्षा। त्र, त और रे के योग से बना है, यात्रा, मित्र। ज्ञ, ज और ये के योग से बना है, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा। श्रेय, श और रे के योग से बना है, श्री, श्रीमती, श्रमिक इत्यादि। और विस्तार है। श्री है, श में री जोड़ने से जैसे श्रृंगार। ध है, जैसे विद्यालय लिखते हैं, द और ये का योग ध। कत है, जैसे क और त, कत, रक्त, भक्त। तत् है, जैसे त और त, तत्, व्रत, उत्तर। दद है, जैसे द, द, दद, रद्द, भद्दा इत्यादि। जैसे बद है, जैसे दद है, दध, द और ध, जैसे बुद्ध, प्रसिद्ध आदि। द्व है, द्व में जैसे द और व, द्व, द्वार, द्विज। प्र है, प और रे, प्रमोद। नन है, जैसे अन्न, प्रसन्न इत्यादि। दूसरा जो भेद है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के हैं। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों के आधार पर। पहला अघोष व्यंजन। घोष माने गूंज, आवाज। ए माने नहीं, जिसमें आवाज गूंजती नहीं है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा श, श एवं स, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ परस्पर इतनी दूर हट जाती हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण होता है, जैसे कवर्ग में क और ख, ग, घ, ये 5 वर्ण होते हैं, लेकिन केवल क और ग, क और ख, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो, और श, श और श, ये जो वर्ण है ये अघोष व्यंजन है। तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ परस्पर इतनी दूर हट जाती हैं कि पर्याप्त स्थान के कारण उनके बीच निकलने वाली हवा बिना स्वर तंत्रियों से टकराए और उनमें बिना कंपन किए बाहर निकल जाती है, इसीलिए इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। दूसरा है सघोष वर्ण, जिनमें नाद होती है, गूंज होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं 5वां वर्ण और सभी अंतस्थ तथा है वर्ण, अंतस्थ ये रैलवे और है वर्ण, ये सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं
पांचवा तथा अंतस्थ येरलव और है वर्ण। इनके उच्चारण के समय दोनों स्वर तंत्रियां इतनी निकट आ जाती हैं कि हवा स्वर तंत्रियों से रगड़ खाती हुई मुख विवर में प्रवेश कर जाती है। स्वर तंत्रियों के साथ रगड़ खाने से वर्णों में घोषत्व आ जाता है, इसलिए इन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। अब है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण अर्थात वायु कम शक्ति के साथ बाहर निकलती हैं, वे अल्प प्राण कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन येरलव तथा सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण होते हैं। समझें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन येरलव और सभी जो 11 स्वर हैं वो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु अधिक शक्ति के साथ बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाती हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन श है महाप्राण व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन जो हैं महाप्राण कहलाते हैं। अब है उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा जीभ का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। यहाँ हम क्रम संख्या, नाम वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ण ध्वनि का नाम आपको बता रहे हैं। पहला है ए, आ, कवर्ग एवं विसर्ग। ये जो हैं कंठ से इनका उच्चारण स्थान है, इसलिए इनको कंठे कहते हैं। संस्कृत श्लोक है, अक्कुहे विसर्जनीय नाम कंठ है। ए, आ और कवर्ग तथा विसर्ग इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से है, इसलिए इन्हें कंठे कहते हैं। दूसरा है ईचुएसा नाम तालु अर्थात ई, चवर्ग, ये और शय इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य कहते हैं। जीभ के ऊपर का जो भाग है तालु कहलाता है। तीसरा है ऋटुर्सा नाम मूर्धा, री, टवर्ग, र और श इनका उच्चारण मूर्धा है, इसलिए इनको मूर्धन्य कहते हैं। जीभ के नीचे का भाग मूर्धा कहलाता है। चौथा है तवर्ग, तैवर्ग, तै, थे, दै, ध, न, ले और से। लृतुलसा नाम दंता, इनका उच्चारण स्थान दंत से है, दांतों से, इसलिए इन्हें दंते कह देते हैं। ऊ और पवर्ग इन्हें ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण ओष्ठ्य कहा जाता है। अगला है अनुस्वार, विसर्ग और पंचम वर्ण, ये नासिका से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें नासिक्य कहते हैं। 7 नंबर पर है ए, ऐ, कंठ और तालु से उच्चारण होने के कारण कंठ तालव्य कहलाते हैं। ओ, औ कंठ ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। वै और फै दंत ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण दंतोष्ठ कहलाते हैं। और है स्वर यंत्र अलिजिव्या हृदय से उच्चारण होने के कारण इनको स्वर यंत्र अलिजिव्या के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्ण विचार पर हमने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ अध्याय को विराम देते हैं। इतिश्री। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस अध्याय की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पुनः अध्ययन अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।